नमस्कार, स्वागत है आपका 11 क्लासेस में। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा वाले अध्याय में आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो एकाएक न होकर क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया थी, विकास यात्रा थी। अंग्रेज़ों द्वारा अपनी क्षेत्र विस्तार नीति की महत्वाकांक्षाओं के चलते भारत में आधुनिकीकरण एवं पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ। इनका परिणाम यह रहा भारत में कि उस समय के जो राजनीतिक लोग थे वो आंदोलन और अपनी मांगों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से कुछ न कुछ मांग करते रहे और जिनके परिणाम रूप में ढेर सारे एक्ट आए। उसमें पहला एक्ट जो हमारा आया 1773 वाला, उसको पढ़े। उसके बाद आगे वैसे ही क्रमवार पढ़ रहे थे। अब आज हम भारत शासन अधिनियम 1858 के से आगे की बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 ये पहले ये क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह की संज्ञा भी इसे कई इतिहासकार देते हैं। तो वैसी घटनाओं का पुनः दोहराव न हो, 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं का पुनः दोहराव न हो, इसके लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में ये हुआ कि ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया। पहले द्वैध शासन था, ठीक है, सरकार का और वो कंपनी का शासन रहता था भारत में। अब किसका हो गया? ब्रिटिश क्राउन का हो गया, मतलब राजा सम्राट का हो गया। तो इसमें देखिए, इसको वर्ष 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के तहत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना के दोहराव को रोकना एवं साथ ही साथ एक प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापित करके भारत का उपयोग किसमें करना था? ब्रिटिश औपनिवेशिक में हित में करना था। उसके बाद बात आई कि इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। तो इसमें यह था कि ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया और कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हुआ, अर्थात क्राउन मतलब सम्राट, ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया और ब्रिटिश सरकार तथा कंपनी का नियंत्रण समाप्त हो गया या कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो हम कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट का हो गया और कंपनी के शासन का अंत हो गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि अब जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जो थे, पहले क्या थे? बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद अब ये जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय हो गए। वायसराय इसलिए हो गए क्योंकि गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, ठीक। क्योंकि जो गवर्नर जनरल होते थे वो ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने लगे। अब गवर्नर जनरल क्या करने लगे? ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने लगे, इसीलिए गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? इसमें भारत में ब्रिटिश सरकार व कंपनी के द्वैध शासन का अंत हो गया, द्वैध शासन का अंत हो गया। इसमें और क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश सरकार और कंपनी का जो द्वैध शासन था, कंपनी का एकाधिकार था, ब्रिटिश सरकार का उस पर नियंत्रण था। जैसे राजनीतिक मामलों में कौन हस्तक्षेप करेगा, आर्थिक मामलों में कौन हस्तक्षेप करेगा, इस प्रकार के जो नियम कानून थे और शासन था उसका अंत करके भारत में ब्रिटिश सम्राट के शासन को लागू कर दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? भारत सचिव नाम के एक नए पद की स्थापना हुई। भारत सचिव नाम के एक नए पद की स्थापना हुई, जो क्या करता था? जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, मतलब जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी होगा वही भारत सचिव नामक एक ऐसे पद की स्थापना हुई। ये अब भारत सचिव क्या था? ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
क्या था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसके बाद भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का स्थापना हुआ, जो बाद में चल के भारत कार्यालय कहा जाने लगा। प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत कार्यालय किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा कि भारत सचिव की सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई थी उसी को भारत कार्यालय कहा जाता था। अब अगला जो अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद 1861 में ये हुआ कि भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इसमें भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। किस में रखी गई भाई, आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 में और क्या था, इसमें ये था कि ये भी प्रश्न पूछता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पंजाब के लिए विधायी परिषदों की स्थापना हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अनुसार या प्रावधानों के अंतर्गत बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पंजाब के लिए भी विधायी परिषदों की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ, 1861 में अध्यादेश, वायसराय को पहले अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं थी, अब इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। कृपया मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। देखिए, ये जितने इसमें सब बिंदु दिए हैं वो सब अति महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हैं या इन्हीं बिंदुओं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा, तो गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा, 1858 के अधिनियम में जब वायसराय बनेगा उसके बाद ही उसको शक्ति दी जाएगी। तो वायसराय बना 1858 में और 1861 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम द्वारा उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अभी भी भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए, वो सब बातें मेंस वाले क्लासेस में पूरे डिटेल से उसको रिलेट करके बताया जाएगा। गवर्नर जनरल, उसके बाद हो गया आपका भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद क्या बना, वायसराय, उसके बाद वही आगे आके आज़ादी के बाद हम लोगों के राष्ट्रपति हो गए। तो उसको हम लोग जब ये इसको समाप्त करने के बाद जब मेंस की क्लासेस होंगी तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आगे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। प्रथम बार विधान परिषद में कब भारतीयों को मनोनीत किया गया था, तो 1862 में। किस अधिनियम के तहत, तो भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। उसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे और सर दिनकर राव जी थे। इनका नाम, इन लोगों का भी नाम पूछता है। उसके बाद हम लोगों का आया भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका उद्देश्य ये था कि विधान परिषदों स्थापना हो ही गई थी विधान परिषदों की 1861 में। जो 92 में अधिनियम आया उसका उद्देश्य ये था कि विधान परिषदों का विस्तार कर दिया जाए और उन्हें और अधिक ताकतवर बनाया जाए और उन्हें शक्ति दी जाए। उसके बाद दूसरा ये अधिनियम आया कि वायसराय को 100 परिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना करने, प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार मिला। वित्तीय मतलब बजट, व्यय और आय। ठीक, वायसराय को 100 परिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना करने, प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन क्या नहीं दिया गया, परंतु ये जो विषय हैं वित्तीय विषय, ठीक है, ये वाले, इस पर नियम बनाने पर राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। अर्थात ये बिना राज्य सचिव की अनुमति के वायसराय वित्तीय विषयों पर कानून नहीं बना सकते थे। उसके बाद हम लोगों का आया मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम कहते थे। उस समय लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे और जॉन मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक,
उसके बाद ये हुआ, लॉर्ड मिंटो को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे? भारत में। इसके बाद हम देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 में और क्या क्या प्रावधान हुए थे। उसके बाद जो और दो महत्वपूर्ण भारत परिषद अधिनियम हैं उनको पढ़ेंगे। मार्ले मिंटो सुधार अभी बात कर रहे थे। मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में आया। इसमें क्या था कि लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे और जॉन मार्ले थे, वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इसमें प्रमुख चीज़ें क्या क्या हुई? इसमें ये हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। ये प्रश्न पूछता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लेकिन वो किस रूप में थे, किसके सदस्य थे? विधि सदस्य के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, नियुक्ति हुई थी। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार में अगली बात आती है कि इसमें विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। मतलब बजट प्रस्तुत होने के पहले, बजट प्रस्तुत के पहले, ठीक है, ये लोग बजट के विषय पर, बजट मतलब आय व्यय वित्त, इन मामलों पर इन लोगों को क्या हो गया, विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको बहस करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद क्या हुई, प्रथम बार इसमें धार्मिक आधार पर निर्वाचक की व्यवस्था हुई और केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसके बाद हम लोगों का भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। जे उस समय चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। जब भारत शासन अधिनियम 1919 पास हुआ मार्ले मिंटो सुधार के बाद, तो उस समय इसे जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के वायसराय हुए, क्षमा चाहेंगे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे उस समय 1919 में, और मॉन्टेग्यू जो थे भारत के राज्य सचिव थे 1919 की बात है। इसमें जो प्रमुख बात ये थी कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, जिसका तात्पर्य है एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद तथा राज्य परिषद की स्थापना हुई, अर्थात केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था एवं देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई। जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें जो प्रमुख बातें हुई, क्या हुई, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद एक का नाम था और दूसरे का नाम था केंद्रीय विधान परिषद। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था एवं देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई। पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब हुई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा या मॉन्टेग्यू 1919 के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। प्रांतीय विषय को दो वर्गों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे, उसका संचालन, उसकी देखरेख कौन करता था, गवर्नर तथा विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से हस्तांतरित विषयों पर क्या होता था, का संचालन होता था। हस्तांतरित विषय में कौन कौन है, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत बार पूछा जाता है। शिक्षा, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इस समय जो PWD है, चिकित्सा सहायता आदि विषय शामिल थे। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। इसमें प्रमुख विषय थे उद्योग, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा सहायता आदि शामिल थे। जो दूसरा विषय था, आरक्षित विषय था, उसका संचालन कौन करता था, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से होता था। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से होता था इसका संचालन। इसके विषय कौन कौन से थे, रक्षा,
विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल, समाचार पत्र, पुलिस, न्याय आदि थे। जो आरक्षित विषय थे उसका संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से होता था। आरक्षित विषय के प्रमुख विषय कौन कौन से थे? रक्षा थे, विदेश मामला था, समाचार पत्र था, वित्त था, भूमि था, कर था, अकाल था, पुलिस व्यवस्था थी, न्याय आदि थे। उसके बाद पहली बार विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था हुई। 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से थे? पहले प्रकार के जो सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे, उनका निर्वाचन होता था। दूसरे प्रकार के थे मनोनीत किए जाते थे, मनोनीत सरकारी नाम दिया गया। और तीसरे प्रकार के जो हुए मनोनीत गैर सरकारी हुए। उसके बाद इसमें और क्या दी? पहले तो मुस्लिमों के लिए निर्वाचक मंडल की पृथक व्यवस्था हो चुकी थी। इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए 4 लोगों के लिए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में कौन कौन शामिल हो गए? मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। उसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। और ये प्रश्न पूछता है कि भारत में महिलाओं को प्रथम बार मत देने का अधिकार कब मिला? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये है कि कुछ मिसलेनियस इससे जुड़ा था। तो लियोनस कार्टिस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लियोनस कार्टिस को दी गई है। ये हुआ कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ये भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में पूर्णतः असफल रहा। ठीक, तो इसी की समीक्षा करने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसका काम ये था कि वो भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों की समीक्षा करें। तो आइए देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। भारत 1928 में आया, अपनी रिपोर्ट 1930 में दी और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उद्देश्य इसका क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों की समीक्षा करना। भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों की समीक्षा करना था। भारत में इसका विरोध क्यों हुआ भाई? और साइमन गो बैक के नारे लगे विरोध में। क्यों? क्योंकि ये जो आयोग था 7 सदस्यीय, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, अर्थात कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण साइमन कमीशन में इसका विरोध भारतीयों द्वारा किया गया और साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद मॉन्टेग्यू पढ़ेंगे, उसके बाद आपका स्वतंत्रता वाले जितने भी चीज़ें हैं और इस पाठ की भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा से जुड़े और जितने ही बाकी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लिया जाएगा। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।